नमस्कार। आज का टॉपिक है वायुदाब और पवने। कंपटीशन की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा देंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं वायुदाब की। पृथ्वी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ वायु सघन रूप से पाई जाती है। सघन रूप से क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल पर सबसे निकट अवस्था में सघन रूप से पाई जाती है। और जब ये वायुमंडल या वायु पृथ्वी की धरातल पर पाई जाती है, इसके द्वारा जो दाब डाला जाता है वो वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर नाम का उपकरण होता है, जिसे हिंदी में वायुदाब मापी कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वायुदाब की इकाई मिलीबार से मापा जाता है। अब बैरोमीटर की बात कर ले तो बैरोमीटर एक साधारण सा उपकरण है। इस तरह की कांच की नलिका में पाया जाता है। ये कांच की नलिका है और जैसे ही वायु इस पर दबाव डालती है तो इसमें पारा भरा होता है और पारा ऊपर चढ़ता है। अधिकतम 76 सेंटीमीटर या 760 mm इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है। जितना वायुदाब बढ़ता है ये पारा ऊपर उतना ही चढ़ता जाता है। अब इसे कंपटीशन के हिसाब से किस प्रकार उपयोग में लिया जाता है, तो पहला सवाल तो ये है कि इसकी इकाई जो है, मापने की इकाई वायुदाब की, वो मिलीबार होती है। अधिकतम 76 सेंटीमीटर इसकी या 760 mm इसकी ऊंचाई होती है। वायुदाब मापी किससे नापा जाता है? वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है या हिंदी में वायुदाब मापी से मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें बैरोमीटर से मौसम संबंधी परिवर्तनों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अचानक से पारा तेजी से नीचे गिरता है। अगर इसका पारा जो है वो तेजी से नीचे गिरता है तो तूफान या चक्रवात आते हैं। ये इसका संकेत है। पारा पहले चढ़ता है फिर गिरता है, इसका मतलब वर्षा आने की संभावना है। और पारा लगातार चढ़ता है तो मौसम साफ रहेगा। ये हम बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी परिवर्तन मालूम कर सकते हैं। ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको मिलान करने हैं। अचानक पारा गिरता है, कौन से मौसम संबंधी परिवर्तन होंगे। मौसम पहले पारा बढ़ता है फिर घटता है, कौन सा मौसम परिवर्तन होगा। या पारा ऊपर ही चढ़ता है धीरे धीरे तो मौसम साफ रहेगा। इस तरह के सवाल प्राय पूछे जाते हैं। अब बात करें समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब है वह है 1013.25 मिलीबार। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1013.25 मिलीबार। ये समुद्र तल पर औसत वायुदाब है। जैसे ही 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं तो ये घटकर 968.76 मिलीबार रह जाता है। और 10 किलोमीटर ऊंचे धरातल से 10 किलोमीटर ऊंचे चलते हैं तो ये इसकी मात्रा केवल 265 रह जाती है मिलीबार में। तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वायुदाब अत्यंत ही कम होने लगता है, क्योंकि वायु की जो सघनता है ऊपर जाने पर
नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है और सतह पर ही सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। समदाब वितरण की, तो समदाब वितरण में ये पृथ्वी है और इसमें जो समान दाब होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समदाब रेखाएं हैं और ये कल्पित रेखाएं होती है, या इनको अंग्रेजी में कहें तो ये आइसोबार कहलाती है। जैसे कि आप जनवरी माह में चित्र में देख सकते हैं और जुलाई माह की समदाब रेखाओं को देख सकते हैं। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहा जाता है। अब जो दाब प्रवणता होती है ये भी समदाब रेखाओं में या पवनों की चलनी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वायुदाब के वितरण की बात करें तो वायुदाब के वितरण में आपके सामने ये पृथ्वी प्रदर्शित है और इसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। जब पृथ्वी का वो अक्षांश जो समान भागों में विभाजित करे पृथ्वी को और बीचों बीच से वो गुजरने वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, जो लाल लाइन से ये प्रदर्शित हो रही है। इसके दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में भी 10 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ये विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो सूर्य की रोशनी है या किरणें हैं वो सीधी इस क्षेत्र पर पड़ती है और यहाँ का जो तापमान है वो भी पर्याप्त मात्रा में 27 डिग्री से ऊपर ही प्राय पाया जाता है। इस कारण यहाँ जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जैसे वायु की प्रकृति होती है कि वो गर्म होने पर ऊपर उठती है और वहाँ पर एक वैक्यूम या रिक्त स्थान बन जाता है। इस कारण ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उसको भरने के लिए जो ठंडी जो जलवायु होती है वो भारी होती है, उसको भरने के लिए वो वहाँ पर गति करती है। तो यहाँ पर जो वायु होती है वो क्षैतिज रूप में बिल्कुल भी, ये क्षैतिज रूप है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चलती। केवल इस जो क्षेत्र है विषुवतीय निम्न क्षेत्र में उसमें वायु की गति केवल ऊर्ध्वाधर ही पाई जाती है और यहाँ पर हवाएं अत्यंत ही शांत रहती है, इसलिए इसको शांत कटिबंध या डोलड्रम कहा जाता है। ये कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। शांत कटिबंध या डोलड्रम 0 से 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर, ये 5 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। तो 10 इधर और 10 इधर, उत्तरी गोलार्ध में 10, दक्षिणी गोलार्ध में 10। बात करें दूसरे वायुदाब क्षेत्र की, तो दूसरा वायुदाब का क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री। ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाया जाता है। इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर तापमान के साथ साथ जो गति कारक भी प्रमुख रूप से भूमिका अदा करता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोरियोलिस बल यहाँ पर तो नगण्य होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ वो बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ पर जब यहाँ से वायु ऊपर उठती है तो अपनी दिशा बदल लेती है। अब जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो पवनें हैं वो निम्न विषुवतीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर गमन करने लगती है, दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से। परंतु फिर भी इतना परिवर्तन नहीं हो पाता और इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है उपोष्ण उच्च, इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। काफ़ी टाइम पहले घोड़े ले जाने वाले जो व्यापारी है वो इस अक्षांश से होकर गुजरते थे और यहाँ पर वातावरण या हवाएं शांत होने के कारण उनकी नौकाएं गतिमान नहीं हो पाती थी, इसलिए कुछ अश्वों को वो समुद्र में ही फेंक दिया करते थे। इसलिए इस उपोष्ण उच्च 35 डिग्री 23-23.5 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है।
कंपटीशन की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ से पवने दोनों दिशा में, उत्तर दिशा से और दक्षिण गोलार्ध, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पवने निम्न वायुदाब का क्षेत्र होती है। तो यहाँ से पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इधर से भी पवने इस ओर गमन करती है। तो ये है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। चौथे वायुदाब के क्षेत्र की बात करें तो चौथा वायुदाब क्षेत्र है ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो ये ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है अत्यंत ठंडी होती है, इसलिए अत्यंत ठंडी हवाएं होती है तो उच्च दाब का क्षेत्र पैदा करती है और ये यहाँ से इस ओर गमन करती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर इनकी गति होती है। इस तरह ये 4 वायुदाब के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो 23.5 से 35 डिग्री पर, फिर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, फिर ध्रुवों पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र। उसी तरह ये सेम पैटर्न उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो निम्न उच्च निम्न उच्च, ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले निम्न बीचों बीच, फिर उच्च, फिर निम्न और फिर उच्च। अब बात करें पवनों की, तो पवने किसे कहते हैं? जो क्षैतिज रूप से गतिमान हवा होती है उन्हें पवन कहा जाता है। इस प्रकार इनकी गति होती है, उन्हें पवन कहा जाता है। अगर किसी हवा की गति ऊर्ध्वाधर होती है इस प्रकार तो उसे वायुधारा कहते हैं। तो पवनों की गति सामान्यतः क्षैतिज ही मानी गई है। अब अध्ययन की दृष्टि से पवनों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहली पवन होती है प्रचलित पवने। प्रचलित पवनों में भी पहली पवन है व्यापारिक पवन। और व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है जो 23.5 से 35 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। यहाँ की जो पवनें होती है वो विषुवत निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उतर दोनों दिशाओं में। और जब ये ऊपर इसके आती है तो दोनों आपस में ऊंचाई पे आकर टकराती है और टकरा कर यहाँ पर भयंकर संवहनीय वर्षा करती है। इस क्षेत्र में विषुवतीय, निम्न क्षेत्र में संवहनीय वर्षा करती है। क्षेत्र में व्यापारिक जहाज गुजरा करते थे, इसलिए इसका नाम व्यापारिक पवन रख दिया गया। दूसरी तरह के पवनों की बात करें तो दूसरी तरह की पवनों में पछुआ पवनें आती है जो उपोष्ण से उपध्रुवीय निम्न की ओर गति करती है। अब ये उपोष्ण 23.5 डिग्री से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है। ये उपध्रुवीय क्षेत्र 45 से 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र है, इसकी ओर जाती है। इन पवनों को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो पहली जो 40 डिग्री वाली पवन है वो कहलाती है गरजती चालीसा। 50 डिग्री वाली कहलाती है भयंकर पचासा। और ये कहलाती है चीखती साठा। तो ये नाम इनके द्वारा किए जाने वाले आवाज़ या ध्वनि के कारण इनके इस नाम पर पड़ गए। 40 डिग्री वाली गरजती चालीसा, 50 डिग्री वाली भयंकर पचासा और 60 डिग्री वाले अक्षांश की चीखती साठा के नाम से
प्रसिद्ध होती है। ये सभी पछुआ पवनों के नाम हैं। तीसरे प्रकार की पवनों की बात करें तो तीसरे प्रकार की पवनें ध्रुवीय पवनें होती है। ये ध्रुवीय पवनें उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है। चूँकि ये बर्फीली हवाएं होती है, इसलिए ये जहाँ पर से टकराती है वहाँ के वातावरण को हिमांक से भी कम कर देती है और इनका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति है। तो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र की उच्च वायुदाब की पवनें होती है और ये गमन 45 से 66.5 डिग्री कटिबंध की ओर करती है। तो ये हो गई हमारी प्रचलित पवनें 3 प्रकार की। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरे प्रकार में है मौसमी पवनें। मौसमी पवनों में पहली है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन की सबसे पहले व्याख्या अल मसूदी द्वारा की गई। अल मसूदी एक अरब भूगोलवेत्ता था जिसने इनकी व्याख्या की। और मानसूनी पवनें वर्षा लेकर आती है किसी भी क्षेत्र पे जहाँ पर वो पहुँचती है। दूसरी तरह की पवनों की बात करें तो दूसरी तरह की पवनें मौसमी पवनों में स्थल समीर और समुद्री समीर होती है। स्थल समीर में जब धरातल गर्म हो जाता है सूर्य की रोशनी के कारण, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और समुद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र कम तापमान होने के कारण बन जाता है। तो जो वायु की गति होती है, पवनों की गति, वो समुद्रों से स्थल की ओर होती है दिन के समय। रात्रि के टाइम समय ये स्थिति उलट जाती है। स्थल अपेक्षाकृत समुद्र से अधिक ठंडा होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और पवनों की गति स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है। बात करें कंपटीशन की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण पवनें होती है उनकी बात कर लेते हैं, तो वह हैं सी प्रकार की स्थानीय पवनें। इनसे प्राय सवाल अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें पहली जो पवन है वह है चिनूक। ये चिनूक पवन राक्की पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे प्रवाहित होती है और ये गर्म पवन होती है। गर्म पवन होने के कारण ये बर्फ़ को पिघला देती है, जिसके कारण घास उगने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। और ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये अमेरिका के दक्षिणी कोलोराडो क्षेत्र से कनाडा क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी प्रकार की स्थानीय पवनों की बात करें तो वह है फान। फान आल्प्स पर्वत जो यूरोप में पाया जाता है, इसके ढाल के सहारे प्रवाहित होती है। ये भी गर्म वायु है और ये स्विट्जरलैंड क्षेत्र में जो बर्फ़ होती है उसको पिघलाकर घास के उगने की परिस्थितियाँ पैदा करती है और मौसम बड़ा ही सुहावना कर देती है। तो फान मोस्टली स्विट्जरलैंड को विशेष फायदा पहुंचाती है। इस प्रकार के पवन है सिराको। ये सहारा मरुस्थल से ऊपर उठती हुई लाल रेत को अपने साथ लेकर आकर भूमध्य सागर से होती हुई इटली और स्पेन तक आती है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल रक्त की बारिश भी कहा जाता है। और ये जो बागा अंगूर की खेती है उनको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाती है, वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है। ये भी गर्म हवा ही है। प्रकार की पवन की बात करें तो चौथे प्रकार की पवन है हरमट्टन। ये भी गर्म पवन ही होती है और ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। और अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहाँ के जो आर्द्र वायु होती है उसको स्वास्थ्यप्रद बना देती है। गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये परिस्थितियाँ अनुकूल कर देती है। पांचवें प्रकार की पवन की बात करें तो पांचवें प्रकार की है नॉर्वेस्टर। ये नॉर्वेस्टर भी गर्म ही हवा होती है और न्यूजीलैंड की में प्रवाहित होकर वहाँ के वातावरण को गर्म और शुष्क कर देती है। तो अगली पवन है लू। लू भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, विशेषकर थार के रेगिस्तान में
जो 2/3 हिस्सा राजस्थान का बनाता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो है ये भारत में मानसून के लिए जो जिम्मेदार है उसकी परिस्थितियां निर्माण करती है लू के कारण। लू अत्यंत ही गर्म होती है और कभी कभी जो पारा है वो 50 डिग्री के ऊपर चल जाता है, तो वहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जो मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। अगली पवन की बात करें तो अगली पवन है मिस्ट्रल, जो ठंडी पवनें होती है। ये ठंडी ध्रुवीय धाराएं होती है जो रोन नदी से घाटी की ओर प्रवाहित होकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है और वहाँ के वातावरण को अत्यंत ही ठंडा कर देती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।